गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और अपन पढ़ रहे थे हैलो एल्केन हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में त्रिविम रसायन के टॉपिक कुछ पढ़ रहे थे, जिसमें अपने समतल ध्रुवित प्रकाश और ध्रुवण घूर्णकता हो गया था। आज अपन पढ़ेंगे असममित कार्बन या किरेल कार्बन। और लगातार वीडियो आपके पास अपडेट आते रहें, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन इनके आते रहें। तो देखिए, अपन आज बात करते हैं असममित कार्बन की। तो देखिए, असममित कार्बन क्या होता है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं असममित कार्बन। इसको अपन किरेल कार्बन भी कहते हैं। ये लीजिए, किरेल कार्बन। इसको त्रिविम केंद्र स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहा जाता है। विशेष परिस्थितियों में त्रिविम केंद्र, ये लीजिए, ये हो गया असममित कार्बन या किरेल कार्बन। अब एक्चुअल में होता क्या है ये, तो वह कार्बन परमाणु, एक एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं। वह कार्बन परमाणु जो अपनी चारों संयोजकताओं के द्वारा भिन्न भिन्न परमाणु या समूह के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, असममित कार्बन या किरेल कार्बन परमाणु कहलाता है। और इसको स्टीरिक चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार से है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि वह कार्बन परमाणु जो अपनी चारों संयोजकताओं के द्वारा भिन्न भिन्न परमाणु या जरूरी नहीं है परमाणु हो, समूह भी हो सकता है। भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ा रहता है, किरेल कार्बन या असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। तो किरेल कार्बन कहलाता है। देखिए, ये तो अपने हो गई असममित कार्बन या किरेल कार्बन की डेफिनेशन। लेकिन इस बात से देखो क्या कंक्लूजन निकला कि जो कार्बन परमाणु है, पहली कंडीशन वो sp3 संकरित होना चाहिए। ये लो, sp3 संकरित होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन है कि जो कार्बन परमाणु हैं वो अपनी चारों संयोजकताओं के द्वारा भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से अटैच होना चाहिए। ये भी कंडीशन है। तो ये दो कंडीशंस जिसमें होगी वो असममित कार्बन या किरेल कार्बन कहलाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल तो यही हो गया, जैसे कार्बन परमाणु को अपन ने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया और इसमें चारों संयोजकताओं के द्वारा भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। फिर उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट था कि असममित कार्बन परमाणु या किरेल कार्बन या त्रिविम जो केंद्र है उसको अपन स्टीरिक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। मतलब इस चिन्ह के द्वारा इसको दर्शाते हैं। ये लीजिए, ये 3 पॉइंट हो गए इसमें। तो अब देखिए, इसमें अपन बात करें कि जरूरी नहीं है इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन दे रखा हो आपको, इस प्रकार से भी अणु हो सकता है। ये लीजिए, तो ऐसे दे रखा हो। ये कार्बन का ही 3D रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें मान लीजिए यहाँ पर आपने दे दिया CH3, यहाँ पर दे दिया CH2 CH3, यहाँ पर आपने दे दिया OH और यहाँ पर आ गया H। तो ये जो कार्बन है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, त्रिविम केंद्र कहलाएगा, किरेल कार्बन कहलाएगा, असममित कार्बन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी चारों संयोजकताओं के द्वारा भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, किरेल कार्बन या असममित कार्बन। एग्ज़ाम में देखो क्या होता है, अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से या 12वीं के हिसाब से, 12th के हिसाब से अपन देखें तो यहाँ पर अपने से ये पूछते हैं कि कोई कंपाउंड के स्ट्रक्चर दे देंगे और उसमें आपसे पूछेंगे भाई इसमें किरेल कार्बन है या नहीं, तो वो अपने को देखना रहता है। फिर दूसरी बात,
वे यौगिक जिनमें एक किरेल कार्बन होता है वो हमेशा क्या होंगे, कायरल होंगे। तो कभी कभार प्रश्न को ऐसे भी मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है कि जैसे निम्न यौगिकों में कायरल व अकायरल को पहचानिए। तो जिनमें एक किरेल कार्बन है वो हमेशा कायरल होगा और जिनमें किरेल कार्बन नहीं होगा वो अकायरल होगा। बेसिकली देखो, इसका अगर अपन डीप में जाएं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक किरेल कार्बन है या नहीं है। जो किरेलता है वो अणु का गुण है, ना कि एक कार्बन परमाणु का। लेकिन जिन कार्बनिक यौगिकों में केवल एक किरेल कार्बन होता है वे हमेशा कायरलता दर्शाते, मतलब ध्रुवण गुणकता दर्शाएंगे, कायरलता दर्शाएंगे। और जिनमें एक से अधिक होगा वो कायरलता दर्शा भी सकते हैं और नहीं भी। वो अणु की संरचना पर, परमाणुओं की व्यवस्था पर डिपेंड करता है। तो ये दो रीजन हो गए। तो इस अपने 12वीं का जो कोर्स है उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे हैं, जो अपना लेवल है उसमें तो केवल कायरल अकायरल का यदि प्रश्न आता है तो अपने को सिर्फ ये देखना पड़ता है कि इसमें किरेल कार्बन है या नहीं। यदि है तो कायरल है और नहीं है तो अकायरल है। इस तरीके से अपने को प्रश्न सॉल्व करने रहते हैं। क्योंकि मैंने ये बात क्यों लिखवाई हुई जिनमें एक किरेल कार्बन है। ऐसे ही अपन बात करें, जब अपन कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ेंगे तो एक टर्म आएगी मीजोटार्टरिक एसिड, या अपने एक अलग से लेसन भी है समावयवता का, तो उसमें मीजोटार्टरिक एक एसिड आएगा जिसमें 2 किरेल कार्बन होते हैं, फिर भी वो क्या होता है, कायरल नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनमें एक से ज़्यादा किरेल कार्बन हैं लेकिन फिर भी वो कायरल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अपन क्या पढ़ेंगे भाई, जिनमें एक किरेल कार्बन है वे हमेशा क्या होंगे, कायरल होंगे। तो अपना जो फोर्थ कंक्लूजन निकल रहा है वो ये है कि वे अणु जिनमें एक किरेल या कायरल किरेल कार्बन होता है वे हमेशा क्या होंगे, कायरलता दर्शाएंगे। कायरलता या किरेलता एक ही बात है, कहीं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है भैया। वे हमेशा कायरलता दर्शाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। और जिनमें वे अणु, वो भी क्लियर करवा देता हूँ क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर आपने यहाँ पर ऐसा लिखवाया और जबकि मीजोटार्टरिक एसिड में ऐसा हो गया, तो वो भी अपन साथ में पढ़ लेते हैं। वे अणु जिनमें एक से अधिक किरेल कार्बन होते हैं वे कायरलता या किरेलता दर्शा भी सकते हैं और नहीं भी। दोनों रीजन हो गए, मतलब वो अणु की संरचना पर डिपेंड करेगा कि वो दर्शाएंगे या नहीं दर्शाएंगे। लेकिन जिनमें एक है वो हमेशा क्या दर्शाएंगे, कायरलता या किरेलता दर्शाएंगे। तो ये तो अपने हो गया असमित कार्बन या किरेल कार्बन से संबंधित टॉपिक। तो इसके देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होगी कि वह कार्बन परमाणु जो अपनी चारों संयोजकताओं के द्वारा भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ा हुआ रहता है, किरेल कार्बन या असमित कार्बन या किरेल केंद्र कहलाता है। फिर उसके बाद अपन इसका सार निकाला। एक्चुअल में क्या होगा भाई, चारों संयोजकताएं हैं तो यहाँ पर sp3 संकरण होगा, फिर भिन्न भिन्न परमाणु या समूह अटैच होने चाहिए। स्टेरिक साइन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ऐसे अणु जिनमें एक किरेल कार्बन है वो हमेशा कायरल होंगे और जिनमें एक से अधिक हैं वो कायरल हो भी सकते हैं और नहीं भी। फिर दूसरी बात, अपन अपने को एक एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है कि एग्जाम्पल ऐसा कुछ भी याद रख लेना। तो एग्जाम्पल में देखो मोस्टली बच्चों के अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, बोले सर इसमें कार्बन को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया। एक्चुअल में ये क्या है तो इसको भी अपन समझ लेते हैं कि कार्बन का जो 3D रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरीके से है। एक तो है वेज डैश ये वाला, और एक होता है फिशर। तो इसको मैं स्पष्ट अभी लिखवाता हूँ इसी के साथ में। इसी के अंदर एक टॉपिक लिख लो, कार्बन का त्रिविमीय निरूपण या 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन। उतार लिया होगा आपने, तो देखिए कार्बन का त्रिविमीय निरूपण 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कार्बन।
ठीक है ना। तो देखिए इसके दो फॉर्मूले हैं अपने जो कोर्स में दे रखा है, एक तो है वेज डैश सूत्र जिसको अपन कह सकते हैं या प्रोजेक्शन फॉर्मूला कह सकते हैं, और दूसरा है अपने फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फीसर प्रक्षेपण सूत्र या फीसर सूत्र एक ही बात है, फीसर प्रक्षेपण सूत्र, ये लीजिए। तो देखो इसको ढंग से समझना एक बार क्या है किस तरीके से है। पहले मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ कि ये जो है ये स्ट्रक्चर ऐसी मानी जाती है कि प्लेन ऑफ पेपर में रहती है। यहाँ पर अपन ने मान लीजिए जोड़ दिया यहाँ पर CH3, यहाँ पे अपना आ गया CH2 CH3, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये दृष्टा के सामने मतलब देखने वाले के जस्ट सामने होगी। यहाँ पे हो गया OH, और ये डैश जो है ये अपने हो गया H, ये अपने हो गया वेज डैश प्रक्षेपण सूत्र या वेज डैश फॉर्मूला। ऐसा ही देखो अब ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैं समझाता हूँ। देखो देखिए इस तरीके से मान लीजिए ये मेरा हाथ जो है वो कार्बन है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, फिर ये CH2 CH3 ये प्लेन ऑफ पेपर में आ गए दोनों। अब यहाँ पर ये रेड जो है वो OH आ गया इस तरीके से, और ब्लैक जो है ये आ गया हाइड्रोजन इस तरीके से। देखो समझना, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ मैं इस तरीके से। अब इसमें मान लीजिए आप इस तरफ से देख रहे हैं तो ये तो हो गया एक प्लेन में कागज़ के तल में, अगर इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कॉपी में या ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर, तो ये आपके सामने है, तो इसको अपन वेज बोलेंगे। ये जस्टा के टुवार्ड्स वीवर मतलब देखने वाले के जस्ट सामने होगा। ये है अवे फ्रॉम वीवर, देखने वाले से दूर। तो इस तरीके से ये संरचना हो जाएगी। अब इसी को यदि अपन फीसर प्रक्षेपण सूत्र में रिप्रेजेंट करें तो फीसर देखो इस तरीके से हो जाएगा, इसको ऐसे मोड़ दो, ये लो, और इसको इस तरीके से यदि अपन टर्न कर लेंगे, घुमा देंगे, तो ये हाइड्रोजन और ये OH और ये हाइड्रोजन ये तो टुवार्ड्स वीवर आपके सामने हो जाएगी, और ये CH3 और ये CH2 CH3 ये देखने वाले दृष्टा से दूर अवे फ्रॉम द वीवर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो हो गया वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, और ये अपने हो गया फीसर। तो फीसर देखो कैसे बनेगा, समझना आप इसको। इस तरीके से हो जाएगा ये कि इसमें एक तो होगा अवे फ्रॉम वीवर और एक हो जाएगा अपने टुवार्ड्स फ्रॉम वीवर। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH3, और ये जो हैं वो आ जाएगी अपने दोनों ही वेज में हो जाएगा। इस एक तरफ आ जाएगा OH और दूसरी तरफ अपने आ जाएगा H। तो ये अपने हो गया फीसर प्रक्षेपण सूत्र। और इसको सरलता के लिए समझने के लिए अपन क्या कर देते हैं, 2D में जब अपन बनाते हैं तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया CH3, यहाँ पे लिख दिया CH2 CH3 OH और ये H। एक्चुअल में क्या है, ये फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है जिसको अपन ने 2D में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्चुअल में क्या है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखो मैं दोबारा से इसको एक बार एक्सप्लेन और करता हूँ कि मान लीजिए मेरी जो हथेली है वो कार्बन है, यहाँ पर इस प्रकार से ये दो इसकी संयोजकताएँ हैं, एक CH3 है और एक C2H5 है। फिर बात करें अपन, ये अपने हो गया OH, और इस तरफ यदि अपन बात करें तो ये अपने हो गया हाइड्रोजन, इस तरीके से हो गया, या इसको इस तरीके से मैं समझा देता हूँ। देखिए ये लीजिए, ये हो गया अपने वेज डैश। अब इसको अपन फीसर में चेंज करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये फीसर हो गया, मतलब CH3 और CH2 CH3 देखने वाले से दूर चले गए और ये वेज में आ गए, एक तरफ H और ये OH। और इसको 2D में रिप्रेजेंट करें तो ये 2D में रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये 2D में इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये कार्बन का निरूपण है। तो ये क्या बार बार से टर्म आती रहेगी अपने, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको यहीं पर क्लियर करवा दिया। दूसरा देखो, एक कन्फ्यूजन, बच्चे खुरापाती दिमाग के होते हैं, बोले सर ये ऐसे है तो ये ऐसे भी तो हो सकता है ना। ये ऐसी संरचना कभी नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो एंगल हैं ये हमेशा एक्सटर्नल एंगल बाहर की ओर ही बनेंगे। चतुष्फल की संरचना है तो इस प्रकार से ही होंगे, अंदर की ओर बनेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, और चतुष्फल की संरचना में ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं। तो ये क्या होगा, सही, और ये होगा गलत। कभी भी ये जो वेज डैश वाले हैं वो इंटरनल एंगल की ओर तरफ नहीं बनाने। तो ये अपने टॉपिक हो गया असममित कार्बन, किरेल कार्बन और त्रिविम केंद्र। और देखिए निम्नलिखित
यौगिकों में कायरल व एकायरल यौगिकों को पहचानिए। ये लीजिए, अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ते हैं। तो प्रश्न था भाई निम्नलिखित युग्मों में या यौगिकों में कायरल व अकायरल यौगिकों को पहचानिए, कौन कौन से कायरल होंगे और कौन कौन से अकायरल होंगे। तो यहाँ पर देखो समझना, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपने को सबसे पहले ये देखना है कि उसमें किरेल कार्बन है या नहीं। जिसमें किरेल कार्बन होगा वो कायरल है और जिसमें नहीं होगा वो अकायरल है। ये इसका एक सार है, इसके आधार पर अपन प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन कार्बन परमाणु देखते हैं, ये लीजिए। अब इस कार्बन पर देखो OH जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, Br और ये CH3, मतलब चारों समूह क्या हैं, अलग अलग हैं। चारों समूह क्या हैं, अलग अलग हैं। और जब चारों समूह अलग अलग हों तो ये क्या हो गया, कायरल हो गया। इसका मतलब ये कायरलता दर्शाएगा। ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या दर्शाएगा, अपने कायरलता दर्शाएगा। तो ये लीजिए, ये कायरलता दर्शा दिया। इसकी यदि अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन है, ब्रोमीन, दो समान समूह आ गए और दो समान समूह, इसका मतलब ये कायरल नहीं है, तो ये कायरलता नहीं दर्शाएगा। अब इसकी बात करें, देखो पहचानने का तरीका वही है, जहाँ कार्बन है और देख लो डिफरेंट ग्रुप जहाँ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर अपने को ढंग से देखना है एग्जाम्पल को। तो उसमें देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, OH, H और ये पूरा समूह, तो ये वाला क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। इसका मतलब ये किरेलता दर्शाएगा। इसकी यदि अपन बात करें, HOH डिफरेंट है, लेकिन CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, दोनों क्या हो गए, समान, C2H5 C2H5, तो ये कायरलता नहीं दर्शाएगा। फिर बात करें इसकी, जब ऐसी श्रृंखला दे रखी हो ना तो उसको आप खोल के लिख लो, ज़्यादा बेटर है। और खुली संरचना किसकी लिखनी है, जहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पर अपन जोड़ देंगे H। अब यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है वो क्या हो गया, किरेल कार्बन हो गया, तो ये कायरलता दर्शाएगा। अब यहाँ पर हैलोजन अटैच है, इसी को देख लेते हैं अपन। दो हाइड्रोजन थी, तो ये लीजिए H और ये H, ये किरेल कार्बन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों समान परमाणु आ गए, तो इसका मतलब ये भी कायरलता नहीं दर्शाएगा। तो इस प्रकार से हो गया अपने कायरल व अकायरल यौगिकों की पहचान करना, किसके आधार पे, किरेल कार्बन या असमित कार्बन परमाणु के आधार पर। ये अपने टॉपिक हो गया पूरा। तो ये अपने कायरल कार्बन से संबंधित जो प्रश्न थे वो सॉल्व हो गए थे। इसी में एक 2020 की बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था ग्लाइसिन का, कि ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता। अब एक जो मेजर कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है मोस्टली, वो ये है कि जो कंपाउंड कायरल होगा वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव या प्रकाशिक सक्रिय होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जो कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। और जिसमें एक किरेल कार्बन है, एक किरेल या कायरल कार्बन, जिसमें एक किरेल कार्बन है वो 100% क्या होगा, कायरल है, और जो कायरल है वो 100% क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अपनी बोर्ड एग्जाम 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता या प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता। तो देखिए अपन एग्जाम्पल इसका लेते हैं ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, NH2 CH2 COOH, अल्फा एमिनो एसिड है, सबसे सरल एमिनो अम्ल है, ठीक है ना। हालांकि ये अपन एमिनो एसिड्स में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यदि अभी अपन पढ़ रहे हैं कायरल की बात कर रहे हैं तो इसका भी अपन अध्ययन कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखो इसकी स्ट्रक्चर होगी, ये लीजिए, ये है। तो इसमें जो कार्बन परमाणु हैं वो ये अलग है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, सिमिलर है, मतलब ये कायरल नहीं है। यहाँ पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, और इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं होगा तो कंपाउंड क्या होगा, अकायरल होगा। और जो अकायरल होगा या अकिरेल होगा वो क्या होगा, प्रकाशिक असक्रिय, वो कंपाउंड होगा प्रकाशिक असक्रिय या
जिसको अपन कह सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा अपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इस तरीके से अपन किरेल कार्बन के आधार पर किसी भी कार्बनिक यौगिक में प्रकाशिक सक्रियता के बारे में बता सकते हैं, कंपाउंड प्रकाशिक सक्रिय होगा या कायरल होगा या नहीं। अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे रेसेमीकरण, जिसमें अपन धारण, प्रतिलोमन, रेसेमीकरण और SN1 SN2 अभिक्रिया में वहाँ वो कैसे अप्लाई होते हैं उनके बारे में, और साथ में जो गत 8 वर्षों में बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू।